Hello everyone, once again Vidyas Career Institute welcomes you all. So I hope you all are doing very well at your home. So हम ये कह सकते हैं कि हम एक 10th के बोर्ड क्लासेस की साइंस सब्जेक्ट्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस हैं और उसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा कवर करने के लिए आसानी होगी। और ये सारे चैप्टर्स हम लोग बड़ी आसान सी समझने वाली भाषा में लैंग्वेज में हम कवर कर रहे हैं। तो अगर चैप्टर्स हमने छोड़ दिए हैं या रह गए हैं हमारे, तो आप लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से गो थ्रू जरूर कर लें। और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस बराबर करते रहेंगे ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पर आपके मार्क्स जब आएंगे, जब आपके अच्छे स्कोर होंगे, तो हम लोगों को भी खुशी होगी उस चीज़ को देखकर। तो लेट्स गो। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो हमारे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शंस और के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं, लिविंग बायोटिक की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें एनिमल और प्लांट दोनों ही आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। अब देखो, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो पहले वर्ड को समझें कि रिप्रोडक्शन, व्हाट डू मीन बाय द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं? रिप्रोड्यूस करना मतलब, देखो, री और प्रोड्यूस दो वर्ड को मैं अगर अलग अलग समझूं तो क्या होगा कि प्रोड्यूस मतलब तो हमें समझ में आना चाहिए, हम किसी चीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन है ना हमारे लिए, हम कहीं ना कहीं किसी चीज को बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें रिप्रोड्यूस, री मतलब फिर वापस से, हम पुनः वापस से हम फिर से बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसी नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे। नया प्रोडक्ट से मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कि किसी नए इंडिविजुअल का जन्म नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई नई स्पेसिस डेवलप नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में हमने बोला ह्यूमन है, तो ह्यूमन से ह्यूमन ही डेवलप हो रहा है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं निकल रहा है। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब हमारे अपने ओन काइंड्स की तरह चीजों का जन्म देना, या फिर कहते हैं कि डेवलप करना, वही हमारे लिए रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारे लिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन क्या है। तो मैंने आपको ये रिप्रोडक्शन वाला वर्ड को समझाया इसीलिए कि डीएनए अगर कॉपी नहीं होगा तो सिमिलरिटीज कैसे आएगी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात कर दें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर दें तो हमारे लिए 46 नंबर क्रोमोसोम के अवेलेबल हैं। तो आप देखें कि ये 23 पेयर्स सभी ह्यूमन बींग्स में मिलेंगे तो 23 पेयर्स ही मिलेंगे। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? कॉपी हो रही है ना, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का डेवलपमेंट हो रहा है एक्चुअल में। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में, 12th क्लास में आकर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लोनिंग क्या होती है, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ेंगे। अभी यहाँ से आसान सी भाषा में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम कॉपी बना रहे हैं कि किसी इंसान के यहाँ, किसी प्लांट के यहाँ, जैसे हमने कोई सा मैंगो का सीड लगाया तो हम जो पेड़ आएगा वो भी वही मैंगो देगा जो पहले हमने जो सीड लगाया। तो इन द सेम वे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के यहाँ पर इंसान है तो इंसान का ही बच्चा का जन्म होगा, है ना। एलिफेंट है तो एलिफेंट के यहाँ एलिफेंट के ही बच्चे का जन्म होगा। ये पॉसिबल नहीं है ना कि एलिफेंट के यहाँ पर कहीं ना कहीं बोले जो है डॉगी का जन्म हो गया, है ना, संभव नहीं है। तो डीएनए कॉपी होगा ना। तो यहाँ पर वही बात करें कि डीएनए कॉपी करता क्या एक्चुअल में? डीएनए कॉपी इंश्योर करता है, यानी पक्का करता है। किस चीज को पक्का करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, कि जो उसके पेरेंट्स, उसके फोर फादर में जो कैरेक्टर्स थे उस तरह के कैरेक्टर्स, उसी तरह की चीजें आगे आने वाली जनरेशन में भी आए। तो ये एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डीएनए कॉपी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द बेसिक कैरेक्टर्स। अब देखो, बेसिक कैरेक्टर से मतलब ये कि स्पेसीज के जो बेसिक कैरेक्टर्स है, जैसे कि हमने यूं कह दिया कि इंसान के दो पैर हैं, दो हाथ है, दो आंख है, तो ये बेसिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे लिए, तो वो सारे बेसिक कैरेक्टर्स को मेंटेन करने का काम कर रहा है। इंट्रोड्यूस वेरिएशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। और ये हुबहू कॉपी वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। नहीं तो हम बोले क्लोनिंग, क्लोनिंग हो गई मतलब एकदम एग्जैक्ट हुबहू हम पहचान ही नहीं पा रहे।
यहाँ पर वेरिएशन भी आ रहा है कि वेरिएशन क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन भी जरूरी है। नई चीजों का धीरे धीरे धीरे, अगर हमने बोला एटमॉस्फेयर चेंज होते चल रहा है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण वही चीज सरवाइव कर पाएगी जो कि अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडॉप्ट कर लेगी या ढाल लेगी। तो यहाँ पर वेरिएशन भी जरूरी है, और वेरिएशन किस बेसिस पर आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं दो इंडिविजुअल्स अलग अलग थे और उन दोनों के कह सकते हैं कि गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके कारण दोनों के कैरेक्टर्स हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं बेसिक कैरेक्टर्स उनमें वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डीएनए हमारे लिए, डीएनए की कॉपी होना रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा रोल है। विदाउट द कॉपिंग ऑफ डीएनए रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पेसिस। अब दो जो चीज मैंने आपको समझाना चाहिए थी यहाँ पर, वो यहाँ पर दे रखी है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो वेरिएशन प्रोवाइड द एडॉप्टिबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया साइंस में एक रूल होता है कि जो अपने आप को करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर एडॉप्ट कर लेगा, तो जिसने एडॉप्ट कर लिया वो सरवाइव करेगा, जो एडॉप्ट नहीं कर पाया वो सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंडल्स का जो लॉ था उसमें भी जनरली हम यूँ बात करते थे, उसमें भी आगे जाकर चीजें समझाई थी। तो उसमें भी हम यूँ समझते थे कि भाई जो एडॉप्टिबिलिटी, भी जो एडॉप्ट कर लिया जिसने वो सरवाइव करेगा, जिसने एडॉप्ट नहीं करा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एडॉप्टिबिलिटी टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ में अगर इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेगा तो सर्वाइव करेगा। तो इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, ये देखो डायनासोर्स आज हमारे पास में नहीं है, क्यों, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बनी होगी कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए। एडॉप्शन नहीं हुआ मतलब उन्होंने अपनी स्पेसीज को मेंटेन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो आज हमारे पास साथ में कह सकते हैं कि इस अर्थ पर मौजूद नहीं। तो पॉइंट यहीं पर आता है कि एडॉप्टिबिलिटी इंश्योर कर रही है कि भाई अगर एडॉप्ट कर लिया इन्वायरमेंट को, यानी ये कह दिया कि हमने वेरिएशन लेकर आए नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उस प्रजाति को, उस स्पेसीज के सर्वाइविंग चांसेस बढ़ाकर देख रहे हैं, उसके सर्वाइविंग चांसेस चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाइवर दे में नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड इमीडिएट बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हालांकि एकदम हम बोलते हैं कि कोई तत्काल फायदा उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं मॉस्किटो का, कि पहले के समय में क्या होता था कि जब मॉस्किटो का मलेरिया वगैरह जब फैलने लगा तो डीडीटी का पाउडर निकल कर आया। तो डीडीटी आया तो डीडीटी का छिड़काव किया तो मच्छर क्या होने लगे, ज्यादातर मच्छर क्या हो गए, मरने लगे। तो बड़ा फायदेमंद समझा कि यार डीडीटी पाउडर तो बहुत बढ़िया है, जिससे मच्छरों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन मच्छरों ने क्या किया, धीरे 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 उसके प्रति अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। रेजिस्टेंस पैदा कर दिया मतलब आज हम डीडीटी अगर छिड़क रहे हैं तो मच्छरों पर असर नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि वो एक नया वेरिएंट लेकर आ गए ना, मतलब उन्होंने वेरिएशन लेकर आ गए, वेरिएशन लेकर आ गए मतलब उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया कि अब आप डालो बोले डीडीटी जितना डालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एडॉप्ट कर लिया मतलब वो सर्वाइव कर गए। तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आना चाहिए, एडॉप्टिबिलिटी वेरिएशन के साथ में निकल कर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी। अब वही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि डायनासोर्स अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए होंगे, शायद हो सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं हुई तो वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए। तो रिप्रोडक्शन से अभी हमने डिफाइन किया था कि अपने सेम काइंड नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आना, वही हमारे लिए रिप्रोडक्शन कहला रहा है। तो स्पेसिस को मेंटेन करना मेन पॉइंट बनता है यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बाय प्रोड्यूसिंग द न्यू इंडिविजुअल्स, कि जीवन हमारा निरंतरता बनाए रखे नए इंडिविजुअल का जन्म लेकर, ताकि क्या हो कि किस चीज के लिए बना है, ऑफ सेम स्पेसिस, एक ही प्रजाति। क्योंकि किसी भी स्पेसिस का डेवलपमेंट अचानक नहीं हुआ है ना, ये कई वर्षों के बाद में एक नई स्पेसिस जन्म लेती है, एवोल्यूशन होता है एक नई स्पेसिस का। तो वो स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। साथ में क्या बोला, मेंटेनेंस, मेंटेन द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस फॉर इवोल्यूशन, ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल कर दी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेट इट्स टाइप विद एग्जांपल। देखो एसेक्सुअल, यहां पर ध्यान से समझना, एसेक्सुअल नाम में ही क्लियर हुआ, ए मतलब सिंगल, ए मतलब अपन बोलते हैं एक। ठीक है, जिसमें कि केवल एक ही इंडिविजुअल्स आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है।
वो हमारे लिए एसेक्सुअल है, जिसमें मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। मैंने अभी आपको बताया केवल एक ही इंडिविजुअल्स आने वाली जनरेशन को डेवलप कर सकता है। तो नो गेमिट्स फॉर्मेशन, नो मेल फीमेल, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पूरी तरह से हूबहू होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन आता है, इसका क्वेश्चन भी बनेगा, अभी आगे आएगा, देखेंगे हम लोग बाइनरी फ्यूजन क्यों बोला जाता है उसको, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम की अगर बात करते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन है, एक प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब टूटना, अमीबा भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, अमीबा दो हिस्सों में टूट रहा है तो बाइनरी बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम कई हिस्सों में टूट जा रहा है तो मल्टीपल बोल रहे हैं। ऐसे यीस्ट में अगर बात करते तो जो हम कह सकते हैं हाइड्रा हो गया, बडिंग प्रोसेस के बेसिस पर, तो हाइड्रा का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 10th क्लास में, वो भी आगे डायग्राम के साथ में आएगा, समझेंगे वहां पर। फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, जितने टुकड़े कर देंगे उतने नए स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाएंगे। राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन देता है, जैसे सीड होते हैं ऐसे स्पोर बनता है, जो स्पोर जहां गिरेगा वहां पर डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओनली वन पेरेंट्स, यहाँ पर मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं, ओनली वन पेरेंट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग द बर्थ ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, इसको हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी एंड द मल्टीपल। अभी तो अभी अपनों ने समझा, बाइनरी हमें अमीबा दे रहा था और मल्टीपल फिजन हमारे लिए प्लाज्मोडियम था। बाइनरी में बोले वन सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स, एक सेल से दो सेल बन रही है। मैंने अभी बताया बाई मतलब दो और मल्टीपल मतलब मोर देन टू हो गई हमारे लिए। तो हमने बोला वन सेल डिवाइड इनटू द मेनी डॉटर सेल्स, वो हमारे लिए मल्टीपल फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी अपनों ने समझा था, मैंने आपको समझा था, ए सेक्सुअल, ए जहां पर आ गया मतलब सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। केवल सेक्सुअल आ रहा है मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बाइनरी बाई, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हम यूँ बोल सकते हैं। एसेक्सुअल तो पहले ही पॉइंट है, सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, यहाँ पर हम बोल रहे हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक मेल रहेगा और दूसरा हमारे लिए फीमेल रहेगी, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑफ स्प्रिंग पूरी तरह से हमारे पेरेंट्स की तरह ही रहेंगे यहाँ पर एसेक्सुअल में, जैसे थे वैसे ही, ठीक है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वेरिएशन निकल कर आता है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स मिला रहे हैं तो वहां पर नया वेरिएशन निकल कर आ रहा है, तो वेरिएशन पॉसिबल है। कोई गेमिट वगैरह यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ पर गेमिट बनेंगे, मेल और फीमेल गेमिट बनेंगे। इन केस ऑफ मेल अगर बात कर दो और दोनों का फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर दे तो मेल गेमिट्स को हम बोलते हैं जनरली क्या, स्पर्म, एंड फीमेल गेमिट्स की अगर बात कर दे तो जनरली फीमेल गेमिट्स को हम बोलते हैं ओवम। तो दोनों का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे कि फ्यूजन ऑफ द मेल गेमिट एंड फीमेल गेमेट, दोनों का फ्यूजन मिलकर जो रिजल्ट होता है वो होता है जाइगोट। तो जाइगोट डेवलपमेंट अगर हुआ है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गेमेट, तो जाइगोट बन गया मतलब वो हमारे लिए क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोला, हमें समझ में आना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट हम कह सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट की अगर बात करते तो वहां पर मेल गेमेट में हम बात करते हैं पोलेन की, ठीक है। और फीमेल में तो वही गाइनोशियम के साथ में हमारे लिए वही होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि पोलेन और ओव्यूल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये भी वही बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा मतलब ये प्लांट के केस में हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, मेल फीमेल गेमेट की रिक्वायरमेंट अगर हो रही है तो वो हमारे लिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। अभी ये चीज समझाई मैंने आपको कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब मिलना, फीजन मतलब टूटना, दोनों में डिफरेंस है। फ्यू फ्यू हो रहा है यहाँ पर, ए फ्यू है ना, फीजन में एफ आई आ रहा है, दोनों में। फीजन मतलब टूटकर अलग होना, फ्यूजन मतलब मिलकर एक होना। तो फ्यूजन बोल रहे हैं कि गेमिट, जैसे कि हमने बोल दिया मेल गेमिट स्पर्म है, फीमेल गेमिट ओवम है, अभी समझा, दोनों मिलकर जनरली जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डाइप्लॉइड है। तो इट ऑकर्स इन द ओविडक्ट, कहाँ पर हो रहा है, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में होगा, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। जाइगोट देन अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, फिर जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होते चले जाएंगे और फिर क्या बना देगा वो, एम्ब्रियो डेवलप कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन कहला रहा है वो। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या काम हैं, फंक्शंस पूछे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो देखो, इसमें हम यूं बोल दें कि प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स, इन केस ऑफ मेल है तो स्पर्म बनाएगा, इन केस ऑफ फीमेल है तो ओवा या ओवम हम बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये प्रोडक्शन ऑफ गेमेट बन रहे हैं। फ्यूजन ऑफ गेमेट, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होगा। फीमेल के ओविडक्ट में अभी अपनों ने ऊपर बात करी, फेलोपियन ट्यूब में जनरली फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमारे लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो उसमें हम बोल रहे हैं कि इसका फंक्शन भी यही है। प्रोवाइडिंग द इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ये एक्चुअल में कहाँ पर होगा? फीमेल के यूटेरस में। एम्ब्रियो जनरली फीमेल के यूटेरस में ही डेवलप होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस हो गए। ऐसे टेस्टिस के फंक्शंस की अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, टेस्टिस जनरली इन केस ऑफ मेल बात की जाती है। इन केस ऑफ मेल, मेल के लिए हम बोलते हैं ये, फीमेल के लिए जनरली हम क्या बोलते हैं वहां पर? हम वहाँ फीमेल के लिए बोलते हैं जनरली क्या? ओवेरी। तो यहाँ पर अभी समझ लें, इन केस ऑफ प्लांट हम बात करते हैं ओवेरी, और इधर हम बात करेंगे जनरली फीमेल के लिए। जब अभी नीचे फंक्शंस आ रहा है तो उसमें हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ओवेरीज उसको बोला जाता है, फंक्शंस ऑफ ओवेरी। ठीक है, तो दोनों के फंक्शंस अलग अलग है, मेल के अलग है, फीमेल के अलग है। मेल में जनरली प्रोडक्शन ऑफ गेमिट हो रहा है, लेकिन क्या गेमिट है? नाम ध्यान रखेंगे, स्पर्म है। फीमेल में अगर बात करते हैं तो क्या हो रहा है? फीमेल के भी अगर अपन लेकर चलते हैं यहाँ पर साथ में, तो फीमेल में आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर गेमिट तो है, लेकिन कौन सा गेमिट है? ओवम है, जिसको हम ओवा इन शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेल में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नाम से याद रखेंगे, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है? मेल के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करेगा, साथ ही उसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। सेकेंडरी कैरेक्टर्स मतलब आवाज का भारी होना, मुस्टैच वगैरह, दाढ़ी मूछों का आना, सेकेंडरी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? एस्ट्रोजन। आप यूं याद रख सकते हो, ओवा, ओवा मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है? ओवम की स्पेलिंग ओ से, तो ओ फॉर एस्ट्रोजन है ना, यहाँ पर ओ साइलेंट है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जनरली रिलीज होता है, जो कि क्या कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शनल करने के लिए, रेगुलेट करने का काम कर रहा है, सेकेंडरी कैरेक्टर भी डेवलप करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। प्लांट में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? पोलिनेशन हम किसको बोलते हैं? पहले तो ये समझिए, फर्टिलाइजेशन एक अलग है, अभी अपनों ने समझा ऊपर। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स में हम यूं समझ लें कि ये हमारे लिए एक स्टिग्मा है। ठीक है, ये मैंने एक स्टिग्मा का एक रफ डायग्राम बना दिया, ये पोलन ग्रेन के लिए हमने एंथर बना लिया। तो ये स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं गाइनोशियम में। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवेरी होता है। ठीक है, ये ओवेरी जहां पर ओविल मौजूद होगा। इधर एंड्रोशियम में एक फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट होगा। दूसरा एंथर होगा। तो एंथर क्या करता है? पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है। पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गेमिट। फीमेल गेमिट तो ऑलरेडी इधर ओवेरी के अंदर है, ओव्यूल। ठीक है, तो एंथर से पोलेन का स्टिग्मा तक आना, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो किसी बर्ड के माध्यम से हो, चाहे वो किसी इंसेक्ट के माध्यम से हो, हनी बी के बेसिस पर हो, पोलेन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक आना मतलब मेल गेमिट का फीमेल के स्टिग्मा तक आना, वो हमारे लिए क्या कहला रहा है? पोलिनेशन कहला रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकते हैं, सेल्फ हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, डिपेंड करता है। खुद से आ रहा है, सेल्फ हो रहा है मतलब खुद से, मतलब खुद के ही प्लांट में हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी का पोलेन, उसी का ओव्यूल आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, मतलब वो सेल्फ पोलिनेशन है। क्रॉस में क्या होगा कि किसी और का पोलेन किसी और के स्टिग्मा पर आ रहा है, मतलब दो अलग अलग फ्लावर के बीच में काम हो गया, तो ये क्रॉस में आ गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वही आफ्टर द पोलिनेशन। पोलिनेशन अगर हो गया है, यानी पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा तक पहुंच गया है, तो पोलन ट्यूब क्या कर देगी? जर्मिनेट करेगी स्टिग्मा पर, एक पोलन ट्यूब को एक पाइपलाइन जनरेट करेगी, वो पाइपलाइन सीधी यहाँ तक पहुंचेगी। उस पाइपलाइन के माध्यम से जो गेमिट है, वो गेमिट हमारे ओव्यूल में पहुंचेंगे। तो वो हम बोल रहे हैं कि पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, और पोलन ट्यूब में गेमिट पहुंचा कर वो कहाँ पर पहुंचा देगा? ओव्यूल के पास में। तो मेल और फीमेल गेमेट फिर आपस में मिल जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा जाइगोट, और जाइगोट बना मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये समझ आया, पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे, पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल इनटू द ओवरी, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेगी, जहां पर वो ओव्यूल में इंटर होगी,
फिर मेल गेमेट फ्यूज हो जाएंगे वहां पर एक मतलब ओव्यूल के साथ में, जिसको हम बोल रहे हैं कि बाद में जाइगोट डेवलप हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटा का क्या रोल है? तो प्लेसेंटा प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। फीटस मतलब ये बोल सकते हैं जहां जो एम्ब्रियो है हमारे लिए, उसकी बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कहाँ से होगा? तो प्लेसेंटा से होगा, जो कि माँ से बच्चे को जोड़ने का काम कर रहा है प्लेसेंटा। वो क्या क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाएगा, एम्ब्रियो में जो फीटस है हमारे लिए उस तक पहुंचाएगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करेगा, जो वेस्टेज वहां पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनको रिमूव करने का भी काम करेगा। तो प्लेसेंटा के दो रास्ते हैं भैया, एक तरफ नरिशमेंट ऑक्सीजन ले जाने का भी काम कर रहा है, दूसरी तरफ वहां से वेस्टेज को लाने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि लिस्ट द चेंजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी एट द पुबर्टी। पुबर्टी मतलब जब हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो उस समय में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मेल के केस में हम बात करेंगे दाढ़ी मूछें आने लगेगी, तो हम बोलेंगे फेशियल हेयर आने लगेंगे। डिपनिंग द वॉइस, आवाज भारी होने लगेगी, है ना। हम देखते हैं फीमेल की आवाज पतली होती है, मेल की आवाज मोटी होती है, ऐसा दिखाई देता सुनाई देता है हमको। इंक्रीज द मसल्स मास, है ना, मसल्स बनने लगेगी, बॉडी वगैरह डेवलप होने लगेगी। इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड पेनिस, पेनिस का इनलार्जमेंट, पेनिस का इरेक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें होगी, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स में आ रहे हैं। फीमेल में बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा। वन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस, ऑन सेट बोल रखा है, ऑन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएंगे, मतलब जो ओव्यूल है ओव्यूल रिलीज होने लगेंगे, मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियडिक साइकिल शुरू होने लगेगा यहाँ पर। ऐसे ही वाइडनिंग द हिप्स, हिप्स वाइड होने लगेंगे। डिपोजिशंस ऑफ फैट, फैट जमा होने लगेगी। तो ये सब क्या सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जनरली मेल और फीमेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गिव एग्जांपल। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड्स को समझना पड़ेगा पहले तो हमें। वो सारी मेथड्स जो कि क्या कर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कर रही है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रही है। यहाँ पर दे रखा है यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं बैरियर मेथड, जिसमें हम कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही केमिकल मेथड दे रखी है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के माध्यम से, जैसे सहेली इंडिया की सबसे पहली टैबलेट थी, जिसमें कि कहा गया था कि फीमेल को जो है 30 डेज 28 डेज तक के जो भी डेली एक टैबलेट लेना है, जब अ, उन्हें अगर क्या करना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के रूप में, जनरली अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो वो जनरली यूज कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड हो गई। ऐसे इंट्रायूटेरिन डिवाइस है कॉपर टी, जो कि फीमेल के वजाइना में जनरली क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है, जिसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि क्या करेगी, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करेगी। ऐसे कुछ सर्जिकल मेथड होती है, जैसे कि वेसेक्टोमी मेल के केस में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो पाइपलाइन है हमारे लिए वासा डिफरेंशिया जो है, उस पाइपलाइन को कट कर दिया जाता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस तो हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रहे हैं, लेकिन जनरली जो पाइप, जिस पाइप के थ्रू, जिस डक्ट के थ्रू जनरली मेल के स्पर्म्स पहुंचना थे, वो पहुंच नहीं रहे, क्योंकि पाइप को कट कर दिया, वहां पर नॉट लगा दी। ऐसे ट्यूबेक्टोमी कह दिया कि ओवरीज थी, तो ओवरीज में जनरली कट लगा दिया है, फेलोपियन ट्यूब में कट लगा दिया है, और कट लगाकर नॉट लगा दी, ताकि जो ओव्यूल रिलीज हो रहे हैं वो ओव्यूल पहुंच ही नहीं रहे हैं हमारे लिए स्थमस या यूटेरस तक। ठीक है, तो ये कंडीशंस वेरिएशन समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वाई वेरिएशन इंपॉर्टेंट इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जरूरी क्यों है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को? तो बोल रहे हैं ऑफ स्प्रिंग विद द वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड किसको बोल रहे हैं कि जेनेटिकल जो डीएनए है उसने क्या करा, कॉपी करी, नए कैरेक्टर्स बनाए। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों तरफ से कॉपी हो रही है ना। मेंडल की बात करेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। तो नया जो जीन, जो नया हमारे पास में जो डीएनए बनकर आया था, जेनेटिकल कंडीशन दिखाई आई थी, ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से आया था। तो जिसके कारण नए कैरेक्टर्स निकल कर आए थे, जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और यही वेरिएशंस क्या कर रहा है, एडॉप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, एनवायरमेंटल या सर्वाइवल कंडीशंस को बढ़ा रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति अडॉप्ट हो जाएगा और सर्वाइवल कंडीशन बढ़ जाएगी, अभी अपनों ने ऊपर समझा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज की बात कर रहे हैं, दो एग्जांपल भी बोल रहे हैं। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी ड्यूरिंग द कॉइटस ही फैलेगी, है ना। इन्फेक्शन ऐसा नाम से क्लियर है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऐसा इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो ये हमारे लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। दो एग्जांपल पूछे तो एक एड्स हो गया, ठीक है। एड्स एक्चुअल में क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी बोल रहे हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। एक्वायर्ड मतलब ऑब्टेन किया, इम्यून सिस्टम पर काम कर रहा है, डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम को कम करने का काम कर रहा है। एचआईवी वायरस हो रहा है जनरली, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने पर जनरली ये फैलता है। ऐसे गोनोरिया एक एग्जांपल दे रखा है, बैक्टीरिया के बेसिस पर होता है, एक वायरस एक बैक्टीरिया, दो एग्जांपल ले लिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, नेम द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला दे रखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे हमने स्टेम किसी का, जैसे गुलाब का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि किसी के यहाँ पर हम गए और गुलाब का पौधा पसंद आया, वहां से कलम काट कर लिया है, मतलब हमने उसका स्टेम काटा, हमारे यहाँ लगा दिया, नया प्लांट हमारे यहाँ भी बन गया। तो स्टेम के बेसिस पर हो सकता है, रूट के बेसिस पर हो सकता है, लीफ के बेसिस पर हो सकता है, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आ रहे हैं। बडिंग हो सकता है, जैसे ब्रायोफिलम का एग्जांपल दे रखा है कि ब्रायोफिलम में बडिंग होती है, वो बड को हमने ग्रोथ करवा दिया तो वो एक नया प्लांट में बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्पोर हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये सभी एसेक्सुअल, इसमें मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ओनली सिंगल इंडिविजुअल्स कैन गिव द बर्थ ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, हमने पहले भी समझा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बाइनरी फिजन इन अमीबा डिफर फ्रॉम दैट लेशमेनिया। बाइनरी फिजन अमीबा और लेशमेनिया में जनरली दोनों में वेरिएबल क्यों है, तो अमीबा क्या कर रहा है, फिजन ऑकर्स इन एनी प्लेन, यानी रैंडम है, वो किसी भी डायरेक्शन से कट सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है, बस उसने खाना खाया, इनलार्जमेंट शो किया, इनलार्ज हुआ तो कहीं से भी टूटकर अलग हो सकता है। लेशमेनिया क्या होता है, फिजन फिक्स्ड प्लान ड्यू टू द इनलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर, इसका डिवाइड होने का रूल्स फिक्स्ड होता है, दोनों में यही वेरिएशन आता है। एक लेबल डायग्राम है हमारे लिए प्लांट का जो हमेशा आता है, हमेशा याद रखना है कि ये प्लांट का डायग्राम बना, फ्लावर का डायग्राम बनाना आना चाहिए हमको, जिसमें हमें मेन क्या है, स्टेमन, मतलब इसमें एंथर और फिलामेंट, ये हमारे लिए एंड्रोशियम भी कहलाता है। पिस्टिल जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी आती है, ये मेन पार्ट्स हो गए हमारे लिए। और बाकी एसेसरी पार्ट्स में हमारे लिए पीटल हो गए, सेपल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हमको बनाना है, डायग्राम आना चाहिए हमको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, इसेंशियल क्यों है, अभी अपनों ने यही क्वेश्चन को ऊपर भी समझा था कि इसेंशियल है ताकि वो क्या स्पेसिस को कंटिन्यूएशन में रख सके, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देते रहेंगे तो सेम प्रजाति डेवलप रहेगी, नहीं तो वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जेनेटिकल मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, साथ में वेरिएशन जो भी जरूरी है इवोल्यूशन के लिए वो सारे वेरिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है कि सेल्फ मतलब खुद ही, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसको पोलिनेशन बोलते हैं अपन, लेकिन सेम फ्लावर में हो रहे हैं, सेम प्लांट के या सेम फ्लावर में हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए सेल्फ में हो रहा है। क्रॉस में क्या होगा कि पोलन ग्रेन जब फ्रॉम द एंथर टू द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगा, अभी ऊपर मैंने आपको एक बार ये चीज समझा दी। नेक्स्ट है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, अभी अपनों ने ये चीज समझी थी, वापस से रिपीट हो गए ये तीनों क्वेश्चन, कि एम्ब्रियो जनरली कैसे नरिश कर रहा है, अभी प्लेसेंटा के बेसिस पर, जो कि वहां से जो भी नरिशमेंट मिल रहा है, ऑक्सीजन हो गया हमारे लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स हो गए, सब पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो वेस्टेज बन रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब जनरली वेस्टेज को वापस रिटर्न बॉडी से बाहर निकलने में भी मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब अभी अपन ने प्लांट का पूछा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो वही प्रोपोगेशन हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि प्लांट क्या करता है, वेजिटेटिव पार्ट्स को डेवलप करता है पेरेंट प्लांट के रूप में, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया। तो हमने क्या किया कि एक पेरेंट से दूसरा चाइल्ड डेवलप किया, यानी एक मदर सेल से डॉटर सेल बना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअली बना रहे हैं, वेजिटेटिवली बना रहे हैं। जैसे कि पोटैटो, आलू को हमने काट कर लगा दिए खेत में, ट्यूबर है वो, एक्चुअल में आलू क्या ट्यूबर है, नया आलू का प्लांट बन जाएगा। ब्रायोफिलम लीफ के बेसिस पर बडिंग प्रोसेस शो करता है। ऑनियन बल्ब है, प्याज बोएंगे दूसरी प्याज उगकर आ जाएगी, तो ये सब क्या है, जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है इनके, तो एडवांटेजेस में ये है कि प्लांट कैन ग्रो द विदाउट द सीड। अब आप देखो कि गुलाब के पौधे का कहाँ बीज लेने जाते हैं हम लोग, सीड ही नहीं है, हम केवल कलम लगाते हैं ना, स्टेम काट कर लाए स्टेम बो दिया। ऑनियन के लिए कहाँ पर लेने जाएंगे, तो ये सब क्या है कि विदाउट द सीड ग्रोथ कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग जनरली जेनेटिकली क्या होंगे, पूरी तरह से पेरेंट की तरह ही दिखाई देंगे ना, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होंगे। क्विक एंड चिप मेथड है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और आसानी से जल्दी से जल्द हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यूजफुल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विद द पुअर सीड वायबिलिटी। ऐसे प्लांट जिनमें की सीड की वायबिलिटी कम होती है उनको हम इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे बनाना और रोज उसका एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन। प्लांट और ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन ओकर होता है इनसाइड द ओव्यूल, पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गेमिट टू द एग। यहाँ पर पोलन ट्यूब बन रही है जो कि मेल गेमिट को एग तक, एग मतलब ओव्यूल तक पहुंचाने का काम कर रही है, ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल हो रहा है, ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन ओकर इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में भी इस्थमस जो पोर्शन होता है, फेलोपियन ट्यूब के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इस्थमस पार्ट में आकर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें यहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होते हैं सीधे सीधे और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये वेरिएशन है हमारे लिए प्लांट और एनिमल में फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट है व्हाट इज रीजनरेशन, तो वापस से पुनर्निर्माण हम बोल रहे हैं। रीजनरेशन किसको बोल रहे हैं, रीजनरेशन इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो ऑफ इट्स लॉस बॉडी। भाई जो भी बॉडी उसकी खो गई है उसको वापस, जैसे कि हम लिजार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं कि लिजार्ड की जो टेल होती, पूंछ होती है, वो वापस रीजनरेशन की कैपेसिटी रखती है। यहाँ पे आपके बुक में प्लेनेरिया का एग्जांपल दे रखा है कि प्लेनेरिया रीजनरेट करता है अपने खोए हुए पार्ट को। इस तरह से डायग्राम भी दे रखा है आपको प्लेनेरिया का आपकी बुक में, कि अगर आप ऐसा प्लेनेरिया देखोगे तो उसके अलग अलग पोर्शन ऐसे दे रखे हैं। अगर मान लिया बीच का पोर्शन है, एक तरफ लास्ट वाला पोर्शन ले लिया, एक तरफ हेड वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। तो जो पोर्शन, जैसे हम यहाँ पर दूसरा कलर से थोड़ा सा अगर समझाऊं कि बीच वाला पोर्शन है, तो ये ऊपर का और नीचे का मतलब हेड और टेल डेवलप कर देगा प्लेन एरिया की। टेल है तो ये ऊपर वाले दोनों पोर्शन को डेवलप करने का काम करेगा प्लेन एरिया की। हेड है तो नीचे वाले दोनों पोर्शन को डेवलप करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो आप देखें जो खोया हुआ पार्ट था वो वापस से क्या हो जाता है, यहाँ पर रीजनरेट हो जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्लेन एरिया में जनरली रीजनरेशन प्रोसेस होती है। स्पोर फॉर्मेशन में, तो स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भी। रिप्रोडक्शन इन विच द स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोर्स, हम कह सकते हैं कि स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर यानी बीज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रोथ होते हैं, वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं और वो बिखर कर फिर अलग अलग जगह ग्रोथ कर लेते हैं। ऑन जर्मिनेशन ईच स्पोर्स गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, हर स्पोर में कैपेसिटी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की, जैसे एग्जांपल दे रखा है राइजोपस, ठीक है। ब्रेड मोल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल हमारे लिए बनता है। नेक्स्ट है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज कंपेरिजन टू एसेक्सुअल, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन के कारण, मतलब यहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म जो एडॉप्ट करेगा बेटर तरीके से, इसलिए सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता, पूरा आइडेंटिकल आते हैं, तो वेरिएशन नहीं आ रहा है, और वेरिएशन नहीं आ रहा तो एडॉप्टिबिलिटी नहीं रहेगी, एडॉप्टिबिलिटी नहीं रहेगी ना सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरह से बडिंग प्रोसेस हो रही है, ये डायग्राम के साथ में हमको समझाना है। हाइड्रा में पहले सबसे पहले आउटग्रोथ होती है, एक छोटा सा बड डेवलप होता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहले तो आउटग्रोथ हुई, बड डेवलप हुआ पेरेंट बॉडी में, उसमें डिवीजन होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, तो बर्ड धीरे 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 क्या होगा, टेंटिकल्स और माउथ को ओपन कर लेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। व्हेन फुल्ली मेच्योर्ड, जब पूरी तरह से मेच्योर हो गया वो, तो वो क्या होगा, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारे लिए, तो बर्ड के बेसिस पर नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, मतलब बडिंग कहला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है प्लेन एरिया का। तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन अभी मैंने आपको समझाया, देखो कि जो हिस्सा कटा, जैसे यहाँ पर ऊपर हेड है तो हेड में बचा हुआ हिस्सा डेवलप होगा, इसमें सेंटर वाला तो ऊपर और नीचे टेल डेवलप होगी,
इसमें केवल ऊपर हेड था तो नीचे दोनों वाले हिस्से डेवलप हो गए। तो ऑल इन ऑल जितने पार्ट हुए उतने जनरली क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेनेरिया की बॉडी में एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है और वापस से क्या कर लेता है, रीजनरेशन करके एक से दो, दो से चार, इस तरह से डेवलपमेंट ग्रोथ शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए सब कुछ आज का बड़ा इजी टॉपिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और समझ में अगर आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन द एंड अगेन आई से कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विथ जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।